Hello students, again welcome to the official YouTube channel of Government College मांडलगढ़। ये हमारा ISO प्रोडक्ट कर का पार्ट 2 सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ISO प्रोडक्ट कर उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी व्याख्या, विशेषताओं आदि का अध्ययन किया था। तो जब हमने ISO प्रोडक्ट कर्व की व्याख्या की थी तो उसमें एक वर्ड आया था तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये सेम टॉपिक हम इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ चुके हैं। उदासीनता वक्र दो वस्तुएं x और y के मध्य प्रतिस्थापन की दर का अध्ययन किया था। उसी प्रकार समोत्पाद वक्र में दो उत्पादन के साधनों के मध्य हमने जो समोत्पाद वक्र की व्याख्या देखी थी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने अध्ययन किया था कि समोत्पाद वक्र दो उत्पादन के साधनों, जैसे हमने लिया था लेबर और कैपिटल, दो उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है, या ISO प्रोडक्ट कर्व पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को व्यक्त करता है। तो आपने हमने जो तालिका बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम श्रम की एक एक इकाई में वृद्धि करते हैं हमें पूंजी की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। यानी एक साधन को दूसरे साधन से क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की क्षमता एवं योग्यता को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, साधन x की साधन y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर का अर्थ है कि साधन x की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए साधन y की कितनी इकाइयों का त्याग किया जाए जिससे कि उत्पादन समान रहे। कि साधन y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर का क्या अर्थ है कि साधन x की मुझे एक अतिरिक्त इकाई यानी 1 से 2 साधन x की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए साधन y की कितनी इकाइयों का त्याग किया जाए जिससे क्या हो, उत्पादन समान रहे। उत्पादन क्योंकि समोत्पाद वक्र इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को व्यक्त करता है। तो इसे ही तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कि भाई एक साधन की अतिरिक्त इकाइयों को प्रयोग करने के लिए दूसरे साधन की हमें कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, जो ये त्याग की दर होती है ताकि उत्पादन का स्तर क्या रहे, समान रहे। तो ये जो त्याग की दर होती है इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। 1:3, 1:2, 1:1। उपयुक्त ताली। अब जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या चेंज इन k अपॉन चेंज इन l। कैपिटल में कितना परिवर्तन हुआ बटेवा लेबर में कितना परिवर्तन हुआ, या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो उपरोक्त तालिका में श्रम और पूंजी के दो संयोग दिए गए हैं। हमेशा उत्पादन 100 क्विंटल ही रहेगा, अर्थात वे एक समोत्पाद। अब संयोग ए में क्या था, श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 15 इकाइयाँ, और संयोग बी में हमें श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए पूंजी की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। वाई की 3 इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा ताकि उत्पादन 100 क्विंटल ही बना रहे। तो दूसरे के लिए जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर हो गई वो क्या हो गई, 3:1। इसकी एक इकाई का उपभोग प्रयोग को बढ़ाने के लिए मुझे y की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। तो ये कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब इस रेखा चित्र में अब ये जो है यह ऋणात्मक चिन्ह घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमा, यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है। अब ये जो एक रेखा चित्र दिया गया है इसमें तकनीकी IPC पर दो संयोग दिए गए हैं, A बिंदु और B बिंदु। तब यह चेंज इन x साधन का अतिरिक्त प्रयोग करते हुए साधन y की चेंज इन y मात्रा का प्रयोग करता है। इसी प्रकार बिंदु A तथा संयोग में बिंदु B पर दोनों पर आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होगी वो क्या होगी, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होगी। नेक्स्ट है आपका समोत्पाद वक्र तथा तटस्थ वक्र में क्या अंतर होता है। तो दोनों की अगर हम व्याख्या देखें तो समान है, लेकिन दोनों में मेन अंतर क्या है कि समोत्पाद वक्र का उपयोग हम उत्पादन के संदर्भ में करते हैं, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को व्यक्त करता है, और तटस्थ वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान उपयोगिता को, मतलब कि उपभोक्ता को उपयोगिता समान मिलती है। और इसमें उत्पादन के दो साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसमें उपभोग की दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ डिफरेंस दिया गया है। समोत्पाद वक्रों को परिमाणात्मक मूल्य प्रदान किए जाते हैं क्योंकि साधनों के संयोग द्वारा उत्पादित वस्तु को भौतिक इकाइयों में मापा जा सकता है, जबकि तटस्थ वक्र रेखा में परिमाणात्मक, क्योंकि संतुष्टियों को परिमाणात्मक रूप में मापने की कोई भी भौतिक इकाई नहीं की, मतलब इनके अनुसार उपयोगिता को हम भौतिक रूप में माप नहीं सकते हैं। समोत्पाद वक्र को उत्पादित वस्तु की इकाई द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समोत्पाद वक्र का उपयोग उत्पादन विश्लेषण से संबंधित होता है और तटस्थ वक्र का उपयोग हम उपभोग विश्लेषण में करते हैं। समोत्पाद वक्र में 2 साधनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उदासीनता वक्र में 2 वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। नीचे एवं ऊंचे समोत्पाद वक्र के आधार पर हम दोनों वक्रों के उत्पादन की तुलना आसानी से कर सकते हैं, जबकि तटस्थ वक्रों में संतुष्टि का उचित मापदंड न होने के कारण स्पष्ट तुलना में कठिनाई आती है। तो ये कुछ समोत्पाद वक्र और तटस्थ वक्र के मध्य अंतर थे। अब जिस तरह हमने उसमें उपभोक्ता का साम्य देखा था, तो आईएसओ प्रोडक्ट कर्व में हम क्या देखेंगे, उत्पादक का साम्य, या हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों का न्यूनतम लागत संयोग की न्यूनतम लागत पर किस प्रकार उत्पादन के साधनों को प्रयोग किया जाए कि समान या अधिकतम उत्पादन, या उत्पादक का साम्य की उत्पादक किस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। तो उसमें हमने एक बजट रेखा पढ़ी थी कि एक उपभोक्ता है, माना कि उसके पास 100 रुपये ही है खर्च करने के लिए, तो वो उन 100 रुपये में एक्स की इतनी खरीदेगा, वाई की। तो जिस आप देखिएगा वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तटस्थ वक्र वाला, तो उसमें उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब होता है, जब बजट रेखा और तटस्थ वक्र रेखा दोनों का ढाल क्या होता है, बराबर होता है, और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती हुई होती है। उस बिंदु पर क्या होता है, उपभोक्ता। उसी तरह उत्पादक का साम्य हम किससे डिसाइड करेंगे, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व से। जिस प्रकार उदासीनता वक्र में मूल्य रेखा होती है, इसमें साधन लागत रेखा होती है, फैक्टर कॉस्ट लाइन जिसे हम बोलते हैं। यह रेखा उत्पादक द्वारा कुल व्यय द्वारा दोनों उत्पत्ति के साधनों की अधिकतम मात्रा का संकेत करती है। अब माना कि जैसे इसमें भी वो एग्जाम्पल दिया गया है कि एक उत्पादक है, उसके पास 60 रुपये है, श्रम की कीमत, ये एक काल्पनिक उदाहरण है, श्रम की कीमत 1 रुपये है और पूंजी की कीमत क्या है, 2 रुपये है। तो अब जो विभिन्न कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 60 का 60 ही श्रम का उपयोग कर ले, पूंजी 0 कर दे तो 60 और 0 हो जाएगा। इधर अगर इसकी 1 का करता है तो इसकी कितनी का त्याग करना पड़ेगा, वह केवल 30 मशीन एवं 0 श्रमिक प्राप्त कर सकता है, या दोनों सीमाओं के मध्य साधनों के किसी भी संयोग को, देखो ये यहाँ आपको दे रखा है, या तो इसकी 60 कर ले या इसकी 0 कर ले। इसकी 30 करेगा तो इसकी 15 हो जाएगी, इसकी 20 तो इसकी 20, इसकी 40 तो इसकी 10, इसकी 0 तो इसकी 30। हमारा जो व्यय है वो हमेशा फिक्स रहेगा, व्यय तो एक वो 60 रुपये ही कर सकता है। तो ये विभिन्न जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये कहलाती है साधन लागत रेखा। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, जो भी 60 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशंस हैं। और ये आपकी बन गई साधन लागत रेखा। जो ए बी लाइन है वो क्या है, साधन लागत रेखा। इसमें आपने इधर श्रम, इधर पूंजी, की श्रम की कितनी इकाइयाँ हैं और पूंजी की कितनी इकाइयाँ हैं। उपयुक्त वैकल्पिक संभावनाओं को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें जो ए बी रेखा है वो क्या है, लागत रेखा है, या साधन लागत रेखा कहा जाता है, कि 60 रुपये की लागत द्वारा खरीदी जाने वाली श्रम एवं पूंजी की विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। जो ये लागत रेखा है वो क्या प्रदर्शित कर रही है कि 60 रुपये में श्रम और पूंजी की कितनी इकाइयों को क्रय किया जा सकता है। रेखा पर आर बिंदु ये प्रदर्शित करता है कि बाजार दर पर उत्पादक 20 मशीन और 20 श्रमिक कर सकता है, एस बिंदु पर 15 मशीन और 30 श्रमिक, और टी बिंदु के अनुसार 10 मशीन व 40 श्रमिक वह खरीद सकता है। अतः इस रेखा पर यदि हम कोई भी बिंदु लें तो वह श्रम एवं पूंजी के उन संयोगों को दिखाएगा जो दी हुई मुद्रा राशि और दी हुई कीमतों पर प्राप्त किया जा सकता है। अब उत्पादक साम्य की स्थिति में कब होगा, तो जैसे उसमें 3 शर्तें थी उपभोक्ता के साम्य की, इसमें भी वही शर्तें हैं। फर्स्ट कि आईपीसी कर्व और साधन लागत वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हो। जैसे आपको यदि ध्यान हो तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व में था कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, तो ये हमारा उपभोक्ता का साम्य था। इसी तरह जैसे यदि ये आईपीसी कर्व है
तो एक उत्पादक साम्य की स्थिति में कब होगा? जब समोत्पाद वक्र, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व और फैक्टर कॉस्ट लाइन दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होंगे। साम्य बिंदु पर आईपीसी और एफसीएल यानी फैक्टर कॉस्ट लाइन, एफसीएल से यहाँ क्या मतलब है? साधन लागत रेखा या फैक्टर कॉस्ट लाइन, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। स्लोप यानी इनका जो ढाल होता है, एमआरटीएस हम कैसे चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, या हम लिख सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और एफसीएल का ढाल प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, तो दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए। और थर्ड शर्त है कि साम्य बिंदु पर आईपीसी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्वांटिटी ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, यानी उस पे जो विभिन्न संयोग है सभी पे समान उत्पादन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या एक उत्पादक अपनी जो उसकी खर्च करने की राशि है, जैसे इसमें दिया हुआ था कि 60 रुपये, तो उसमें उस संयोग को प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम क्वांटिटी ऑफ वन को प्राइस ऑफ वन और क्वांटिटी ऑफ लेबर की क्वांटिटी को लेबर की प्राइस से और कैपिटल की क्वांटिटी को यदि हम कैपिटल की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आनी चाहिए? प्रोड्यूसर, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा तो वो 60 रुपीज़ के इक्वल आनी चाहिए। तो साम्य बिंदु पर आईपीसी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए। तो ये आपके दोनों चीज़ रिपीट हो रही है इसमें, इंडिफरेंस कर्व में भी उपभोक्ता के साम्य में यही तीनों शर्तें, बस चेंज ये है कि यहाँ आईपीसी की जगह और फैक्टर कॉस्ट लाइन की जगह वहाँ बजट रेखा है और आईपीसी की जगह आईसी है, इंडिफरेंस कर्व। तो अब ये देखिए, ये रेखा चित्र है, उपभोक्ता के साम्य को उत्पादक के साम्य को प्रदर्शित किया गया है। ओ एक्स पर श्रम की, ओ वाई पर पूंजी की इकाइयाँ हैं। ये हमारा वन कर्व मतलब आईपीसी, IP1, IP2, IP3 और IP4 कर्व है। यहाँ पे 50 का, 100, 150 और 200 का प्रोडक्शन है। ये IP1 पे उत्पादक साम्य की स्थिति में नहीं हो सकता क्योंकि ये वैसे दो बिंदुओं पर लेकिन स्पर्श करती हुई होनी चाहिए और दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तीन हमारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि IP2 के एस बिंदु पर, अब ये IP3, IP4 तो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं और IP2 कर्व का एस पॉइंट, हमारी तीनों जो शर्तें हैं कि मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए, ढाल बराबर होना चाहिए एफसीएल लाइन और आईपी कर्व का और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये तीनों शर्तें पूरी करता है। अतः उपभोक्ता साम्य की स्थिति में किस बिंदु पर होगा? एस बिंदु पर। यह देखिए, एस बिंदु संतुलन बिंदु है जिस पर साधनों की लागत रेखा तथा समोत्पाद वक्र का ढाल समान है। दोनों साधनों की कीमत अनुपात जो लागत रेखा के ढाल द्वारा स्पष्ट किया गया है, साधनों के सीमांत प्रतिस्थापन पर जो समोत्पाद वक्र के ढाल द्वारा निर्धारित किया गया है के समान है। अतः साम्य बिंदु एस अथवा न्यूनतम लागत को इस प्रकार समझाया गया है कि यानी तीनों चीज़ें, समोत्पाद वक्र लागत वक्र को स्पर्श कर रहा है, दोनों का ढाल बराबर है और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर है। एस पॉइंट पे ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो इस वीडियो में हमने सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ टाइम, बहुत इजी है कि एक साधन को दूसरे साधन से प्रतिस्थापित करना होता है तो एक साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए हमें दूसरे साधन की जो इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, ये कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसको 4 मार्क्स में तो आप इसको टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड आईएसओ प्रोडक्ट कर्व एंड लास्ट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोग प्लस इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उत्पादक के, तो इसकी 3 शर्तें थी। तो ये जो दोनों आईएसओ प्रोडक्ट कर्व के वीडियो हमने अध्ययन किया है, ये सेम जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका इंडिफरेंस कर्व का भी है। दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।